गुड मॉर्निंग। मैं दिलीप रास्कर, फाइनेंशियल एडवाइज़र, ग्लोबल इंटरेस्ट रेट के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। स्क्रीन पे आपको वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट दिखाई दे रहा है। सेंट्रल बैंक का करंटली दिसंबर 2020 का जो भी जनवरी टू दिसंबर ये एवरेज रेट ऑफ रिटर्न्स है। दोस्तों, करंट रेट और प्रीवियस रेट एक दो महीने का डिफरेंस है। जैसे जैसा देश ग्रो होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% से नीचे गया है। दोस्तों, जापान, यूरोप, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इसराइल, सब लोग का, न्यूजीलैंड का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% से कम है। सऊदी अरेबिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और चाइना इसमें 1% से अबव है, यानी कि 3.85% है, 4% से नीचे। सिर्फ इंडिया में हमें 4% से 6% दिखाई देता है। हमारे नीचे मतलब जो अंडर प्रोसेस है, ग्रोइंग स्टेज में है, वो देश है रसिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया यानी तुर्की। ये देश अभी तक ग्रो नहीं हुए हैं, इसीलिए उन लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5 to 10% दिखाई देता है। दोस्तों, हमें ये देखना है कि हम आगे जाके हमारा जो भी पैसा है वो ऐसी जगह इन्वेस्ट होना चाहिए कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स मिले और वर्ल्ड वाइड डिसेंट हो कंपेयरिंग टू अदर इंस्टीट्यूट। 10-15 साल पहले हमारा बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% था, आज की तारीख में 6% है। अगले 15 साल के बाद वो कितना हो सकता है, इसमें दिया है 4%, 3%, 2%। एजम्पशन करो, क्योंकि 15 साल में 6% गया, अगले 6 साल 15 साल में कितना परसेंट गिर सकता है? 6 to 2% हो सकता है, या 3% या 4%। उसका इफेक्ट कितना होने वाला है हम आगे के स्लाइड में देखेंगे। पेंशन कितनी ज़रूरी है वो टेबल पे दिखाया है कि एज 60 एज हमें अगर 1 लाख की ज़रूरी है और हमारा एज 30 ईयर्स है और 30 ईयर्स हमारे पास है, तो हमें 8% से कितना सेव करना पड़ेगा? 40,000 पर मंथ। अगर 45 ईयर मेरा है और 15 साल ही मेरे पास है, तो कम से कम 1 लाख 8% से सेव करना पड़ेगा, तभी मुझे ज़िंदगी भर 1 लाख हर महीना सालों साल मिलेगा। मेरे बाद मेरे वाइफ को भी मिलेगा और जो कॉर्पस है मेरे नाती पोती को मिलेगा। लेकिन आज की तारीख में मैं 1 लाख रुपया सेव कर सकता हूँ क्या? क्यों क्यों करना चाहिए? लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गया है। 1950 में 31 एज था, 70 में 47 हो गया, 90 में 57 हो गया, 10 में वो 66 हो गया, 30 में शायद वो 80, 85, 90 भी हो सकता है। एवरेज एज ग्लोबली 72 से ज़्यादा है। आदमी नॉर्मली पहला 25 साल पढ़ाई करता है, अगले 35 साल वो कमाता है। जब वो 58-60 में रिटायर होता है, कम से कम वो 25 साल तो जीता ही है, 75। तो 25 साल का वो थिंक करना चाहिए कि मुझे 25 साल अच्छी तरह से ज़िंदगी जीना है। लोग 5 साल का सोचते हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ से कम होता है। सो इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या होता है? समझो कि 6-7 लाख हमें इन्वेस्ट करना है और वो 6-7 लाख हमें कौन सी जगह रखेंगे तो सालों साल हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स मिले। जो मार्केट का रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन हो रहा है उसका इफ़ेक्ट हमारे एफडी पे ना होवे, सालों साल हमें अच्छा रिटर्न मिले कंपेयर टू अदर इंस्टीट्यूट। हमें 2000 का कंपैरिजन देखा जाए तो साधारण 14% रेपो रेट था, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट था और इंटरेस्ट रेट 1 लाख करीबन मिल रहा था साल का।
6,97,000 हमारे पास है। अगर वो हमने फिक्स डिपॉजिट किया है 15% से हमें 1 लाख मिल रहा है। वही 2011 में 9.5% हो गया तो 66,000 हो गया। वही 15 में 62,000 हो गया। 16 में 7% 52,000 हो गया। 2018 में वो 7% से उतना ही मिल रहा है। 7.5, 19 में 6.5 हो गया, 6.25 हो गया, 42,000 मिलने लगा। आज की तारीख में वो 4 to 5% है, 34,000 मिल रहा है। पोस्ट में 44 मिल रहा है और LIC में 38 मिल रहा है। बैंक और पोस्ट का कंपैरिजन इधर दिया है। अगर मैं 7 लाख फिक्स डिपॉजिट करता हूँ तो LIC मुझे 38,000 यानी मंथली 3,000 रुपये देती है। पोस्ट में टोटल 44,000 मिलता है, यानी 38 और 44 में फासला सिर्फ 6 लाख का है, 6,000 का है। हम 6,000 अगर बचाने जाएंगे तो हमें अगले 5 साल के बाद वो पोस्ट का 44,000 20,000 होने वाला है। बैंक का भी 20-21,000 होने वाला है। लेकिन अगर LIC में रहते हैं तो वो 20,000 एक्स्ट्रा मिलने वाला है। इधर 6,000 के लिए हम अगले 5 साल के लिए कम से कम 19,000 का घाटा लेने वाले हैं। तो हमें लाइफ टाइम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स दे देवे ऐसी संस्था में इन्वेस्ट करना चाहिए कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन हो रहा है हर 5 साल 10 साल, उसमें इन्वेस्ट करना सही रहेगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि पूरा का पूरा पैसा जीवन शांति या LIC या म्यूचुअल फंड या एक ही फंड में रखे। जो भी फाइनेंशियल रूल है उसका जो परसेंटेज है वो हिसाब से हमें अगर सेविंग करें तो अच्छा है। इधर दो एग्जांपल दिया है। जिसके पास 30 लैक्स है वो अगर पोस्ट में 15% रखे, लिक्विड फंड में 20% रखे, पंतप्रधान वय वंदन में 15% रखे और LIC शांति में 50% रखे, तो एवरेज देखा जाए तो वो 30 लाख के ऊपर पोस्ट का 28,000 मिलेगा, लिक्विड फंड का 30,000 मिलेगा, PMVB में 33,000 मिलेगा और LIC का 82,000 मिलेगा। तो 30 लाख के ऊपर एवरेज देखा जाए तो उनको 7% से ज़्यादा मिल सकता है। वैसा ही अगर 40 लाख है तो पोस्ट में 6 लाख रखना चाहिए, लिक्विड फंड में 8 लाख रखना चाहिए, पंतप्रधान वय वंदन में 6 लाख रखना चाहिए और शांति में 20 लाख रखना चाहिए। अगर ये हिसाब से 15 20 15 50 ये परसेंट से अगर रखते हैं तो हमें आगे जाके ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। हमें इमरजेंसी फंड पोस्ट या लिक्विड फंड से विड्रॉ भी कर सकते हैं। हमारा जो भी नीड्स है वो उसमें से विड्रॉ करके यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम ये डिस्ट्रीब्यूशन सही है। प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग, जो एक्सपर्ट फाइनेंशियल प्लानिंग का ये कहना है कि हम एक ही बास्केट में पूरा पैसा ना रखें, क्योंकि आगे जाके बहुत सारे रिस्क होते हैं। जैसे कि बैंक में DIGC रूल है। अगर बैंक कोलेट्रल या लिक्विडेशन में आता है, दिवालखोरी में जाता है, तो हमें गवर्नमेंट सिर्फ 5 लाख का रिस्क और देती, 5 लाख का ही पैसा वापस मिलता है। वैसा हमें LIC में पूरा पूरा का पूरा पैसे की गारंटी रहता है। इवन नेशनलाइज बैंक भी अगर लिक्विडेशन में जाता है तो गवर्नमेंट से 5 लाख का ही सिक्योरिटी देती है। तो इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।